हरियाणा स्टेट की आबादी की बात करूं तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास आबादी है, और अगर उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करूं तो 25 करोड़ से भी ज्यादा है। पर अगर आप दोनों स्टेट्स का जीएसटी कलेक्शन देखेंगे वो लगभग बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कंपैरिजन करोगे, नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर आ रही हैं। पतंजलि का फूड पार्क आ रहा है, एचसीएल आ रहा है, सेमीकंडक्टर फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज लग रही हैं, बोइंग इंडिया का वहां पर प्लांट लग रहा है, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आज 4 करोड़ में कोई बाय कर रहा है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसको 8 करोड़ की बेचूंगा या 6 करोड़ की बेचूंगा या 7 करोड़ की बेचूंगा, जब पोजेशन का टाइम आएगा पर जो बायर होगा वो कहेगा मैं 10 किलोमीटर दूर जाके रह लूंगा। पास्ट में जैसे फ्रॉड हुए हैं बिल्डर्स की तरफ से, साथ में एक सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न रहा है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि किस एरिया के अंदर किस रेशो में अप्रिसिएशन होगा। सर एक है थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन होगा, कहाँ पे आप, अगर मैं आपकी बात करूं। देखिए, ये बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। आज अगर मैं एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर बात करूं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। पर खुद के रहने के लिए आज के टाइम में जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, सो एक बहुत बड़ा डिलेमा सामने आता है कि जब स्पेशली दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट की हम बात करें कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वेदर नोएडा इज़ बेनिफिशियल और गुड़गांव इज़ बेनिफिशियल। क्योंकि देखिए गाइज, अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, सो अनडाउटेडली नोएडा इज़ द बेस्ट सिटी। लेकिन यहीं पर अगर हम हाई एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, सो गुड़गांव को कोई भी बीट नहीं कर पा रहा है दिल्ली एनसीआर में। सो ऐसे ही बहुत से पैरामीटर्स में कहीं गुड़गांव यूनिक है तो कहीं नोएडा यूनिक है। और आज यही हम अपने व्यूअर्स की जो क्वेरी है वो सॉल्व करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर मनीष भाटिया, जो हमें आज बताएंगे कि कौन सी सिटी आपके हिसाब से, आपके बजट के और बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मनीष सर। थैंक यू श्रेया। सो सर, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे सर कि जैसे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है नोएडा में एंड गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेसवे, सो अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो कौन सा मेजर गेम चेंजर रहता है दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट में? देखिए, अभी जब आपने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने स्टार्टिंग में खुद ही दे दिया, कौन सा एरिया बेटर है। आपने खुद बोला कि अफोर्डेबिलिटी की बात आती है या एक बजट होम की बात आती है या फर्स्ट होम बायर की बात आती है तो नोएडा उसकी पहली प्रेफरेंस होती है। पर अगर कोई लाइफस्टाइल की बात कर रहा है, अपस्केल लाइफस्टाइल की बात कर रहा है, लग्जरी की बात कर रहा है, अल्ट्रा लग्जरी की बात कर रहा है, तो वो गुड़गांव को प्रेफर करता है। तो ये चीज़ तो प्रूवन है, इसमें मुझे लगता है कि किसी को भी कोई डाउट नहीं हो सकता। पर फिर भी आज कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं दोनों एरियाज़ के अंदर, जो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ इन एरियाज़ को चेंज करेंगे, जिनको हमारे व्यूअर्स को, प्रॉपर्टी बायर्स को, इन्वेस्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि जो बायर वहाँ प्रॉपर्टी देख रहा है उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो फर्स्ट होम बायर है या वो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट देख रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो नोएडा मार्केट है, नोएडा मार्केट से मेरा मतलब है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जमुना एक्सप्रेसवे, उसको मैं पूरे को एक नोएडा ही कहूँगा इस आपके पूरे ब्लॉग में, तो आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा उस चीज़ की क्लैरिटी रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नोएडा उनके लिए बेटर है। तो जो हमने अभी डिस्कशन किया है, जो आपने अभी बताया कि भी नोएडा के लिए एक अलग काइंड ऑफ माइंडसेट के लोग प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और गुड़गांव में एक अलग काइंड ऑफ माइंडसेट के लोग प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। पर ये डायलेमा हमेशा रहता है कि अगर कोई दिल्ली एनसीआर से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, यहाँ दिल्ली एनसीआर के बाहर के रीजन से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसके माइंड में कशमकश चलती रहती है कि मैं प्रॉपर्टी दिल्ली में लूँ, प्रॉपर्टी नोएडा में लूँ या प्रॉपर्टी गुड़गांव में लूँ। तो वो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, मे बी वो उस चीज़ को जानता है। पर आज अगर हम उसको पॉइंट वाइज कंपैरिजन करेंगे तो उनको अंडरस्टैंड करने में एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके लिए ईजी हो जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। तो बेसिकली जो हमारे फर्स्ट होम बायर्स हैं या जो एंट्री पॉइंट में इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एज ए इन्वेस्टर एंटर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए नोएडा इज़ अ ग्रेट मार्केट। वहाँ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ बजट साइजेस, अपार्टमेंट्स, विलाज, आपको प्लॉट, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जबकि जो गुड़गांव है वो काफ़ी हद तक सेचुरेशन पॉइंट को टच कर चुका है। तो वहाँ पर एंट्री पॉइंट वाले बायर के लिए ना उतना बजट होता है और ना वो इतना रिस्क ले सकता है इनिशियल लेवल पे कि वो वहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच पाए। तो इन्वेस्टर की अगर हम बात करते हैं, तो इन्वेस्टर आज की डेट में जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, जो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहता है, उसको गुड़गांव के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नज़र आती हैं।
वो उस साइड जाना चाहता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके व्यूअर्स या जो हमारे ऑडियंसेस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनका एक्चुअल थॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि अगर मैं किसी भी एरिया को कम नहीं कहना चाहता, ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हरियाणा की अगर मैं स्टेट की आबादी की बात करूँ तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास आबादी है हरियाणा की, और अगर उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करूँ तो 25 करोड़ से भी ज़्यादा है। पर अगर आप दोनों स्टेट्स का जीएसटी कलेक्शन देखेंगे वो लगभग बराबर है। तो उसी चीज़ से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा एरिया बिजनेस सेंटर है। और हरियाणा के अंदर हम सबको पता है जो मेजर जीएसटी कलेक्शन या मेजर जो रेवेन्यू हरियाणा गवर्नमेंट को आता है वो गुड़गांव रीजन से आता है। तो इसका मतलब गुड़गांव जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब, एक बिजनेस सेंटर डेवलप हो गया है। उसी तरीके से अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। नोएडा के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, पर उसके अंदर एक कैच ये है कि गुड़गांव के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस खुल रही हैं। जो कॉरपोरेट्स है उनकी टॉप लीडरशिप वहाँ बैठती है, जबकि नोएडा के अंदर जो आज देखेंगे स्टार्टअप लग रहे हैं, बीपीओज लग रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं। तो मेजरली मुझे लगता है कि नोएडा के अंदर जो इस समय डेवलपमेंट हो रही है, इस समय जो बायर है या इस समय की जो डिमांड है वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ की हैं, जो किसी प्लांट में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, भले वो हायर लेवल पे भी काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, पर जो टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ है या और बड़े लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, उनके जो हेड ऑफिस है आज भी गुड़गांव के अंदर है। तो यही पैटर्न हमारा वहाँ की डिमांड में भी डिफरेंस क्लियर दिखता है। आज नोएडा के अंदर आप ये देखेंगे कि 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ से लेके 8 से 10 करोड़ तक एक एवरेज टिकट साइज के अंदर लोग प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। जबकि गुड़गांव के अंदर हम लोग जानते हैं कि 10, 12, 15 करोड़ रुपए एक अच्छी लोकेशन पे स्टार्टिंग पॉइंट है, और 100, 150 करोड़ कोई लिमिट ही नहीं है। आज वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो ये अपने आप में एक डिफरेंस को दिखाता है कि नोएडा की मार्केट और गुड़गांव की मार्केट दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के बायस डिफरेंट हैं, दोनों जगह के इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, जो उनके पास जो जिसे कहते हैं फंड स्पेयर करने की एक लिमिट है, वो भी डिफरेंट कैटेगरी की है। तो इसलिए उनकी जो बाइंग पैटर्न में भी वो चीज़ का हमें डिफरेंस नज़र आता है। डेफिनेटली सर, ये मतलब ये बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। बिकॉज नोएडा तो सर मैंने खुद भी देखा है, मैं वहाँ रही भी हूँ। सो मैंने देखा है वहाँ पे HCL है, बहुत सारे BPO, आई एनर्जाइजर है वहाँ पे। सो इतना बड़ा BPO, ऐसा लगता है कॉलेज कल्चर है वहाँ पे। सो पूरा एक सेग्रीगेटेड उन्होंने बिल्कुल अपनी कंपनीज के लिए, अलग रेजिडेंशियल के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है। गुड़गांव मैंने बहुत ज़्यादा विजिट नहीं किया है, 2-3 बारी मैं गई हूँ। वहाँ की भी मतलब दोनों के ही अपने अपने हैं, कहीं अपना अपना सब डिपेंड करता है कि किस बंदे की क्या प्रायोरिटी है। सो सर अब यहीं से मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से एकदम से माइंड में आता है प्राइस अप्रिसिएशन, बिकॉज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ में बढ़ते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो प्राइस अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली अच्छा है। अगर मैं नोएडा की बात करूँ, नोएडा का तो इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बहुत अच्छा है, बट गुड़गांव का सर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा यहाँ पे इंफ्रा की अगर हम बात करें? देखिए, मुझे लगता है अगर दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कंपैरिजन करोगे, नो डाउट नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव से फार बेटर है। वहाँ की जो प्लानिंग है, वहाँ की जो रोड्स हैं, वहाँ के जो सेक्टर्स हैं, वहाँ के जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, किस जगह कमर्शियल होगा, किस एरिया में रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, कोई विलेजेस नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नोएडा बेटर एक हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है कंपैरिजन टू गुड़गांव। पर अगर हम बात कर देते हैं कि जो प्रॉपर्टी मार्केट होती है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा रोल प्ले करता है, पर उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि किस एरिया के अंदर किस रेशो में अप्रिसिएशन होगा। अगर हम अभी नोएडा की बात करते हैं कि नोएडा को भी हम देखते हैं कि हमारे सामने एक नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, यमुना एक्सप्रेस भी है, यमुना एक्सप्रेस से लेकर अभी तक जेवर तक की डेवलपमेंट है, और जेवर से आगे भी आगरा तक की डेवलपमेंट है। पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2041 का मास्टर प्लान इंट्रोड्यूस किया। उस मास्टर प्लान के अंदर उन्होंने पब्लिक के लिए ये मतलब एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि आने वाले टाइम में 209 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि का अधिग्रहण करेंगे और उसको नाम दिया जाएगा न्यू नोएडा का। वो जो ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं लगभग 90 विलेजेस हैं उस
डिस्ट्रिक्ट के जिनको वो न्यू नोएडा के अंदर लेके आएंगे। वो एरिया बुलंदशहर और दादरी से लगता हुआ एरिया है। तो आने वाले टाइम में जो नोएडा का एक्सपेंशन है, बुलंदशहर, दादरी, उधर गाजियाबाद, इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, तो आने वाले टाइम में वहाँ पर इतनी सप्लाई है, मतलब आप वहाँ पर घर बनाते जाइए, अफोर्डेबल होम बनाते जाइए, मिडिल क्लास के लिए होम बनाते जाइए, वो बिकते जाएंगे। पर अगर सप्लाई नॉन स्टॉप आती रहेगी तो आप भी इस बात को समझिए कि उसके अंदर प्रीमियम आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। कुछ एरिया अच्छे डेवलप होंगे, उसके अंदर प्रीमियम आएगा, पर अगर हम कंपैरिजन अगर उसका करेंगे गुड़गांव के साथ, तो वो प्रीमियम कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि सप्लाई बहुत है। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, जो बिल्डर्स ने डिफॉल्ट किया है, जैसे आम्रपाली है, सुपरटेक है, जेपी है, उनके बहुत सालों से प्रोजेक्ट रुके हुए थे। तो उनको एनबीसीसी और एजेंसीज को उन्होंने उस काम में लगाया है, जो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और कंप्लीट करके वो इन्वेंट्री भी आने वाले 2 से 3 साल में 30 से 40 हज़ार फ्लैट मार्केट के अंदर आ जाएंगे, जिनके बायर्स भी उस मार्केट में से ही निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो सप्लाई नॉन स्टॉप चलती रहेगी 2041 तक। जो वहाँ की अथॉरिटी है वो ज़मीन को एक्वायर करती रहेगी, सेक्टरों को काटती रहेगी, डेवलपमेंट करती रहेगी, घर बनते रहेंगे, क्योंकि सरकार का काम लोगों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, एक अफोर्डेबल होम देना है, एक सही प्राइस के अंदर लोग उस घर को खरीद सकें। गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है। गवर्नमेंट स्पेकुलेशन के अंदर नहीं जाती। गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि जो बायर्स या इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा लगा रहे हैं उनको कितना प्रॉफिट होगा। तो वो अपना काम कर रही है, सरकार अपनी ड्यूटीज़ को निभा रही है, पर अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ डिमांड और सप्लाई के जो डिफरेंस है अभी भी ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में अगर वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2041 के मास्टर प्लान के अंदर उस चीज़ को एड्रेस कर लिया कि जैसे जैसे वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं वहाँ पर। पतंजलि का फूड पार्क आ रहा है, HCL आ रहा है, सेमीकंडक्टर फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज लग रही हैं, और आपका बोइंग इंडिया का वहाँ पर प्लांट लग रहा है, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अदानी अपना एक लॉजिस्टिक के लिए पोर्ट लेके आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि उस एरिया के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि उसी हिसाब से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, और भी जो एक सिविल सोसाइटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एज ए गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कराए, जिससे कि वहाँ के लोग उस एरिया के अंदर बढ़िया तरीके से रह सकें। अब बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव तीनों तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ, एक तरफ उत्तर प्रदेश लगता है, एक तरफ आपका राजस्थान लगता है, एक तरफ दिल्ली लगता है। तो वो ऑलरेडी एरिया जो है स्क्वीज हो चुका है, ऑलरेडी वो एग्जॉस्ट हो चुका है। अब वहाँ पर हॉरिजेंटल डेवलपमेंट की गुंजाइश कम है। अब जो डेवलपमेंट होगी वो वर्टिकल होगी। पॉपुलेशन डे बाय डे गुड़गांव की नोएडा के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ रही है, एरिया कम है। तो जब एरिया कम है तो इसका मतलब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को मिलेगा। और जिस तरीके से आप एक पैटर्न को देखें, वहाँ पर सर्विस क्लास लोग नोएडा में ज़्यादा हैं, भले वो MNCs में काम करने वाले हों, भले ITs कंपनी में काम करने वाले हों, या बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में काम करने वाले हों। और उसके कंपैरिजन में अगर हम गुड़गांव के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनके CEOs हैं, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर वहाँ रह रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हम इंडिया में देख रहे हैं कि उनके जितने CEOs हैं, उनके ऑफिस, उनके रेजिडेंस सब गुड़गांव के अंदर ही हैं। तो अल्टीमेटली वो अपने आप एक अपस्केल मार्केट डेवलप हो रही है। वहाँ के लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है, जो ब्रांड को लेके एक अवेयरनेस है, ब्रांड को लेके उनकी एक चाहत है, गाड़ियों को लेके एक चाहत है, हर चीज़ जो उस तरीके की है कि वो उसने एक अपस्केल मार्केट का रूप दे दिया। और जब वहाँ डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली वहाँ पर प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर अब ये डिपेंड करता है कि कौन इन्वेस्टर या कौन हमारा व्यूअर जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या उसका बजट क्या है। अगर बजट का इशू नहीं है तो नो डाउट उसको उसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जल्दी गुड़गांव मार्केट में मिल सकती है। और अगर बजट कम है, थोड़ा इजी पेमेंट प्लान चाहता है, 5-10 साल तक का वो पेशेंस रखता है, तो नो डाउट नोएडा भी उसको एक अच्छा अप्रिसिएशन देगा आने वाले टाइम में। जेवर एयरपोर्ट का जो इम्पैक्ट है वो भी इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं वहाँ पर एक डिमांड को जनरेट करेगा। होटल इंडस्ट्री आएगी, टूरिज्म आएगा, फिल्म सिटी आएगी। तो पर वो ये प्रोजेक्ट डेवलप होने में, इनको एग्जीक्यूट होने में, ऑपरेशन होने में 5, 7, 10 साल लगते हैं।
तो 5-7-10 साल का अगर कोई विंडो में अगर कोई सोच रहा है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो नो डाउट उसको नोएडा के अंदर पैसा लगाना चाहिए, वहाँ के ऊपर अपना जो है ना दाव खेल सकता है। पर कोई फास्ट अपने पैसे को रोटेट करना चाहता है, कोई 2-3 साल के अंदर पैसे को रोटेट करना चाहता है, तो गुड़गांव मार्केट में ज़्यादा चांसेस है, बशर्ते उसका बजट या उसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है वो गुड़गांव का जो प्राइस है उसके साथ मैच करती है। सो सर फिल्म सिटी आ गई है या फिर आने वाली है? देखिए, गवर्नमेंट ने फिल्म सिटी अनाउंस कर दी है, उसको डेवलप होना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आएंगे, स्टूडियोज बनाएंगे, वहाँ पर उनके जब आप ऑपरेशनल स्टेज में जब कोई चीज़ आती है तब उसका एक्चुअल इम्पैक्ट आता है। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। फिल्म सिटी आने के लिए सबसे पहले उस एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना ज़रूरी है, जो इस साल से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जैसे फिल्म सिटी है, इसी तरीके से नाइट सफारी है, बहुत सारे 5 स्टार होटल आने हैं उधर, बहुत सारी कंपनीज आनी है। पर ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो है बड़ा स्केल तो होगा, इनका प्लेटफॉर्म भी बड़ा होगा, पर इसके अंदर जो बाइंग करने वाले लोग होंगे या जो लोग वहाँ काम करेंगे उनकी कैपिंग है, उस कैपिंग से बाहर जाके ना वो प्रीमियम दे सकते हैं और ना उस कैपिंग से बाहर जाके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आज 4 करोड़ में कोई वहाँ नोएडा में बाय कर रहा है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसको 8 करोड़ की बेचूंगा या 6 करोड़ की बेचूंगा या 7 करोड़ की बेचूंगा, जब पोजेशन का टाइम आएगा वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा, पर जो बायर होगा वो कहेगा मैं 10 किलोमीटर दूर जाके रह लूंगा, 5 किलोमीटर और किसी एरिया में जाकर रह लूंगा, मैं थोड़ा कम प्रीमियम पे या कम बजट में प्रॉपर्टी ले लूंगा। तो कहने का मतलब है कि जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो बायर के पास ऑप्शंस होंगी, चॉइस होंगी कि वो किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाए या किसी प्रॉपर्टी को रीसेल में ले। और रीसेल में भी प्रॉपर्टी जब लेगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्रीमियम जो होगा वो उसको मिलेगा बायर मार्केट के हिसाब से। नोएडा जो चलेगी बायर मार्केट के हिसाब से चलेगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, और गुड़गांव जो है सेलर मार्केट ड्रिवन है। सेलर आज की डेट में पैसा मांगता है, सेलर एक आस्किंग करता है, आप उसके पास बायर लेके जाते हो, सेलर को लगता है मैंने पैसा कम बता दिया, वो नई आस्किंग करता है, उसके लिए भी बायर आ जाता है उसके पास, फिर वो कहता है भैया डिसीजन को होल्ड करो, अभी मुझे लगता है मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। तो ऐसे करते 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 प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं और फिर भी उसके लिए बायर तैयार खड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने एस्पिरेशनली, जिन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे गुड़गांव के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, वर्ल्ड क्लास सिटी के अंदर रहना है, तो वो गुड़गांव के अंदर उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार है। हालांकि अभी मैं ये आपके साथ पॉइंट बोल रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास सिटी बोल रहा हूँ, अभी कमेंट्स में लोग ये बोलेंगे जी वहाँ पानी भर जाता है, वहाँ वाटर लॉगिंग होती है, 100 करोड़ फ्लैट के सामने के मीम्स चलते हैं, वीडियोज़ आते हैं। ठीक है, वो मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है, वो जुलाई अगस्त में 2 महीने में प्रॉब्लम रहती है, और उसके बावजूद भी, ये नेगेटिविटी होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो उस मार्केट में है कि लोग वहाँ पर जाने के लिए किसी भी प्राइस में तैयार हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो उनको वहाँ खींच रही है और लोग अपना पैसा लगाने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतावले हैं। तो सर अभी ना एक पॉइंट आया था नोएडा के लिए कि पास्ट में जैसे थोड़े फ्रॉड हुए हैं बिल्डर्स की तरफ से, तो अब सर फ्रॉड के साथ साथ ये तो हुए ही है नोएडा में पास में, साथ में एक सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा है कि अभी भी लोग थोड़ा सा, मैं देखती हूँ एक थोड़ा सा दिमाग में है लोगों के इन्वेस्ट करने से पहले। तो सर अभी भी क्या इन एस्पेक्ट्स में अगर हम बात करें पास्ट में जो चलता आ रहा है अभी प्रेजेंट में भी वही है या चेंज हुआ है सिनेरियो? देखिए, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है फ्रॉड और स्कैम का, कि बिल्डर्स ने जो होम बायर्स को कहीं ना कहीं धोखा दिया या जो कमिटमेंट्स थी वो ऑनर नहीं करी। मैं पहले उसका आंसर देता हूँ, फिर मैं आपके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। देखिए, पास्ट के अंदर क्या होता था, नोएडा की जो पॉलिसीज थी वो कुछ इस तरीके की पॉलिसी थी कि वो बिल्डर को मौका देती थी कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मोडस ऑपरेंडी बना के उसको प्ले कर सकता था, उसके पास गुंजाइश थी। उसमें क्या करना होता था, 10% पैसा दे के प्लॉट अलॉट कराना होता था अथॉरिटी से, और 10% के बेस पे वो प्रोजेक्ट को बेचना शुरू कर देता था। तो उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% होती थी, बाकी सारा पैसा वो पब्लिक से इकट्ठा करता था। तो वो पैसा अगर आता था उसके पास, सेल होती थी, कलेक्शन होती थी, तो उस प्रोजेक्ट को बनाता था, और अगर सेल नहीं होती थी, कलेक्शन नहीं होती, तो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को वो रोक देता था, या उस कलेक्शन जो उसको मिल रही थी, उस प्रोजेक्ट के नाम पे जो बुकिंग्स मिल रही थी, उससे एक और प्लॉट खरीद लेता था। तो वो इस तरीके से, मतलब कुछ हमारे नियम कानून या हमारे कुछ ऐसे रूल्स थे जिनके अंदर वो लूप होल था, उसका बिल्डर लॉबी फ़ायदा उठा रही थी। रेरा था नहीं,
इस तरीके से प्लॉट मिलते थे, तो हर छोटे से छोटा व्यापारी, हर छोटे से छोटा बिजनेसमैन वहाँ पर अपने आप को एज ए बिल्डर प्रोड्यूस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए तैयार था। इसलिए हमने देखा होगा आज से 10, 12, 15 साल पहले इतने ब्रांड थे वहाँ पर। आज जब से वहाँ रेरा आया है, जब से अथॉरिटी ने अब पूरी पेमेंट अपनी जो प्लॉट की जब तक वो नहीं करेगा वो प्रोजेक्ट नहीं बेच सकता, इस तरीके के रूल बनाए, तो आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी हद तक सफाई हो गई है। इस तरीके के बिल्डर जो कहीं ना कहीं फ्रॉड करते थे, स्कैम करते थे, या उनकी इंटेंशन प्रॉपर्टी बनाने की थी, नहीं सिर्फ लोगों का पैसा छीनने की इंटेंशन थी, ऐसे प्लेयर्स मार्केट से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। उनके प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं, या गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करके उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रही है। तो वो वाला तो मुझे लगता है कि अब इशू भविष्य में कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो जो जिस चीज़ पे वो प्ले कर रहे थे उसकी गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है। दूसरा पॉइंट आपने उठाया सिक्योरिटी का, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वहाँ की डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी। उस डेमोग्राफी को हम समझेंगे, आज भी नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन लोग करते हैं? नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ के जो लोकलाइज्ड हैं, जो 15 से 20, 25, 30 किलोमीटर की विसिनिटी में रह रहे हैं, या मेजरली उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी भी अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और वो किसी बड़ी सिटी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनकी पहली पसंद नोएडा है। तो अल्टीमेटली वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वो उसी तरीके की कल्चर के यूज टू हैं, उसी तरीके के, जिससे कि उनकी जो एक टेम्परामेंट है या उस तरीके के रहने की टॉलरेंस है वो ज़्यादा है। तो वही अगर आप दिल्ली का कोई वहाँ जाता है या किसी और एरिया का जब कोई वहाँ रहने जाता है, तो उसको थोड़ा सा उस माहौल में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, थोड़े से इश्यूज आते हैं। पास्ट में जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे इतना ध्यान नहीं दिया था, तब इंसिडेंट ज़्यादा होते थे। पर पिछले 10 साल के अंदर जो यूपी की गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि उसके सबसे नंबर 1 यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर की है। तो कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम जीरो टॉलरेंस की उसमें आता है। तो मुझे लगता है कि जो फ्रॉड और स्कैम वाली बात है वो भी काफ़ी हद तक एड्रेस हुई है। पर जो आपने बात बोली है सिक्योरिटी की, तो जितने भी प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हो रहे हैं, जो आपकी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, जो जिस भी तरीके से वो प्राइवेट सिक्योरिटी के द्वारा उनको कहीं ना कहीं सर्विसेज लेके सिक्योर किया जाता है, और जो कॉमन एरियाज़ कह लें या जो पब्लिक एरियाज़ कह लें, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो पुलिस और प्रशासन ने उस चीज़ को इंश्योर की है कि इंसिडेंट कम हो। पर कंपैरिजन अगर हम करते हैं इसका गुड़गांव मार्केट से, गुड़गांव के अंदर सिर्फ पैसा गुड़गांव या दिल्ली के लोग नहीं लगा रहे। गुड़गांव एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। गुड़गांव के अंदर पैसा पूरे इंडिया से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, आपका राजस्थान से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, कर्नाटका से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, इवन उत्तर प्रदेश से भी आ रहा है। तो वहाँ जो पैसा आ रहा है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसकी जो एक मतलब ब्यूटी है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन रही है। तो वहाँ पर जो लोकलाइज जो इश्यूज थे या लोकलाइज जो लोग थे, उनकी जो अब कम्युनिटी है काफ़ी हद तक या तो वो अपग्रेड हो चुकी हैं। उन्होंने समझ लिया है कि अगर हम इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट करेंगे तो ये ओवरऑल हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे लैंड है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं। प्लस जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वो मुझे लगता है जितना शहरी गुड़गांवा देखें, जो भी अर्बन गुड़गांवा है, उसके अंदर मेजोरिटी उन लोगों की जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी हद तक अपने सिस्टम्स को डेवलप कर लिया है, और कम्युनिटी का फ़र्क है, लोग मैच्योर हो गए हैं। तो वहाँ पर इस तरीके की क्राइम की और इस तरह की जो इंसिडेंट है उसकी परसेंटेज कम है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि नोएडा इस चीज़ में कम नहीं है। नोएडा ने इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरी से उस चीज़ को अडॉप्ट किया है। काफ़ी 10 साल पहले के नोएडा की जो सिक्योरिटी की या जो एक हमारी एक जो थॉट थे, और आज के नोएडा को लेके काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, जैसे जैसे हैबिटेशन होगी, मुझे लगता है कि नोएडा के अंदर बिल्कुल इस तरह की इंसिडेंट हमें सुनने को नहीं मिलेंगे। मेरा ये पूरा विश्वास है। डेफिनेटली सर, बिकॉज नोएडा तो मैंने भी ट्रैवल किया है, देखा है, कंपैरिजन भी देखा है कि कितना चेंज आया है। एंड सर, अब जैसे आपने बताया कि अलग अलग स्टेट से पैसा लगा रहे हैं गुड़गांव में, अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं डेवलपर्स की, तो गुड़गांव में तो n नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं, लेकिन नोएडा में हमें मतलब मुझे नहीं लगता है उसका कंपैरिजन अगर मैं करूं तो। बट सर, आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या आने वाला फ्यूचर में नोएडा भी गुड़गांव की तरह डेवलपर्स के एस्पेक्ट में ग्रो करने वाला है? देखिए, इसका आंसर मैंने आपके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि गुड़गांव के अंदर ड्यू टू पॉलिटिकल रीज़न गवर्नमेंट जो लैंड एक्विजिशन नहीं करती है। बिल्डर डायरेक्ट जो फार्मर है उससे लैंड लेता है और उसको डेवलप करता है, ठीक है। इसलिए बिल्डर के लिए वहाँ प्रोजेक्ट लाना, प्रोजेक्ट को डेवलप करना ईजी होता है।
इससे पहले जो मैंने आपको नोएडा का बताया था कि वहाँ के जो रूल और रेगुलेशन थे उसने इतनी अपॉर्चुनिटी दे रखी थी लोगों को प्रोजेक्ट्स लाने की, जिससे कि एक एस्टेब्लिश बिल्डर का उस बिल्डर के साथ जो छोटा बिल्डर है कम्पीट करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जिस प्राइस में जिस तरीके से वो काम कर रहा था बड़े बिल्डर को वो चीज़ सूटेबल नहीं थी। पर अब जब से रूल और रेगुलेशन चेंज हुए हैं तो मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, वो जैसे नोएडा गुड़गांव के अंदर अपने प्रोजेक्ट लेके आते हैं, सेम उसी तरीके से नोएडा में भी अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे जितने भी इंडिया के मेजर प्लेयर्स हैं, अभी भी आप देखेंगे वहाँ पर गोदरेज काफ़ी हद तक उस मार्केट को टेक ओवर कर चुका है। गोदरेज के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर हैं। अभी आप देखिए आने वाले टाइम में जो जेपी की जितनी भी लैंड है उसको भी कोई ना कोई बड़ा बिल्डर खरीदेगा। तो उस तरीके से हम देखें कि आज वहाँ पर हम बात करें टाटा का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर हम बात करें प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर हम बात करें एल&टी का प्रोजेक्ट आने वाला है, वहाँ पर हम बात करें मैक्स का प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से जितने भी इस्टेब्लिश बिल्डर्स हैं वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं और उनको भी दिख रहा है कि वो एरिया के अंदर अभी बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पर कि बहुत बड़े मासिस वाले जो होम होते हैं ना उसको बना के बेचा जा सकता है। तो वो सब बिल्डर्स अपनी अपनी इस चीज़ को, फ्यूचर की प्रोजेक्शन को दिमाग में रख के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। उनके लिए गुड़गांव भी एक ल्यूक्रेटिव मार्केट है, उनके लिए एक नोएडा भी एक फ्यूचरिस्टिक मार्केट है। तो वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में हम इस चीज़ को कंपैरिजन या इस चीज़ में कोई लॉजिक बचेगा कि नोएडा के अंदर अच्छे बिल्डर नहीं आते, गुड़गांव के अंदर अच्छे बिल्डर आते हैं। आने वाले टाइम में ये डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाएगी। पर फिर भी किस सेगमेंट के लिए वो घर बना रहे हैं, किस सेगमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, ये डिफरेंस तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी रहेगा। और ये डिफरेंस कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके रिटर्न्स के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट डालेगा। सर, अब जैसे आज के टाइम में जब हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, तो हर कोई चाहता है कि एक पीसफुल लाइफ हम स्पेंड करें। बिकॉज आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया है वर्क लाइफ और इन सब के वजह से लोगों को अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। बिकॉज नोएडा तो मैंने पर्सनली देखा है कि कितनी ग्रीनरी है, एक ना शांति है। अगर हम थोड़ा आगे के सेक्टर्स में भी जाएंगे, मेन नोएडा में भी इवन काफ़ी अच्छा है। सो आपके अकॉर्डिंग सर, पीसफुल लाइफस्टाइल अगर किसी को चाहिए तो नोएडा बेटर है या गुड़गांव? देखिए, ये फिर मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट हो सकती है, किसी और की कुछ हो सकती है। किसी को ग्रीनरी नेचर के अंदर अच्छा लगता है, तो आज गुड़गांव के अंदर भी बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट पार्क हैं, गोल्फ कोर्स हैं। हर प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर लैंडस्केपिंग प्रोवाइड करा रहा है, सोशल क्लब प्रोवाइड करा रहा है। पर अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, गवर्नमेंट जो लैंडस्केपिंग के ऊपर, जो आप प्लांटेशन के ऊपर, बड़े बड़े पार्क डेवलप करने के ऊपर जो एफर्ट्स करती है, नो डाउट नोएडा की अथॉरिटीज इस चीज़ में भी गुड़गांव से कहीं आगे है। गुड़गांव की जो एमसीजी है वो उस तरीके से अभी तक बनी है, एमसीजी कुछ सालों से ऑपरेशनल हुई है, पर अभी भी वो उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक उन्होंने एनक्रोचमेंट और जितनी भी वहाँ पर मतलब अनप्लान्ड तरीके से लोगों ने एनक्रोचमेंट करके कमर्शियल एक्टिविटीज़ करी थी उसको कंट्रोल करना शुरू किया है। परंतु अगर हम नोएडा को देखें तो वहाँ शुरू से इस चीज़ को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस है, वहाँ में कोई एनक्रोचमेंट नहीं दिखती, वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट अगर है तो नाम की ग्रीन बेल्ट की, ग्रीन बेल्ट में प्लांटेशन भी है, उसकी मेंटेनेंस भी है, उसको अच्छे से डेवलप भी किया जा रहा है। तो पिछले 5-7 साल के अंदर आप देखेंगे जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर जो प्लांटेशन हुई है, जो उसके ऊपर ट्रीज उगाए गए हैं, तो आज एक बहुत बड़े, मुझे लगता है जिसे कहते हैं स्मॉल फॉरेस्ट के रूप में डेवलप हो चुके हैं। आप उस एरिया की तरफ से डेवलप, जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट में बिल्डिंग्स नहीं दिखती हैं, अब आपको ट्रीज दिखते हैं। तो नो डाउट कि गुड़गांव के कंपैरेटिवली में अगर हम देखें तो लैंडस्केपिंग, नेचर या ग्रीनरी एनवायरनमेंट का ध्यान नोएडा में ज़्यादा रखा गया है। परंतु मैं फिर वहीं आऊँगा, जब आपका बिजनेस जिस एरिया में है, जिस एरिया में आप काम करते हैं, जिस एरिया में आप बाकी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज गुड़गांव के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुके हैं। आज आपको कोई बड़ी मेजर सर्जरी करनी है, कोई ऑपरेशन करना है, तो आपको गुड़गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि नोएडा में हॉस्पिटल्स हैं, पर उनको अभी भी दिल्ली या किसी और एरिया में जाके उन फैसिलिटीज़ के लिए जाना पड़ता है। बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, जो बड़े ब्रांड है, जैसे आज आप अपने बच्चों को एक एजुकेशन इंटरनेशनल IB का अगर आप करिकुलम में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो IB के करिकुलम वाले स्कूल्स आपको
नोएडा के कंपैरिजन में गुड़गांव में ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है किसकी क्या प्रायोरिटीज़ है, किसकी फैमिली फॉर्मेशन क्या है, या वो अपनी लाइफ से क्या चाहता है, उस बेस पे वो डिसीजन ले सकता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है एयरपोर्ट को लेके कि जो एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट आ रहा है नोएडा में, तो उसमें एग्जैक्टली किस तरीके से बूम आएगा उस एरिया में? देखिए, जेवर एयरपोर्ट की हम काफ़ी ईगरली वेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिले हो चुका है, बार बार उसकी टाइमलाइन चेंज हो रही है। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके हिसाब से उसकी टाइमलाइन, जो मुझे लग रहा है सितंबर या अक्टूबर की टाइमलाइन दी गई है, कि उसका एक फर्स्ट फेज ऑपरेशनल हो जाएगा जो जेवर एयरपोर्ट का, और पार्टली धीरे धीरे आने वाले टाइम में उसको अलग अलग फेसेस में वो कंप्लीट करेंगे। तो मुझे लगता है जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कारण बनेगा उस एरिया के अंदर बूम आने का, उस एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, उस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की डिमांड इंक्रीज करने का। पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वो चीज़ें ग्रेजुअली होंगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि उस एयरपोर्ट के बनने के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट की जो थॉट है, वो उसको एक ट्रांजिट हब बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो फ्लाइट है जो एशिया से यूरोप की तरफ जा रही हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ जा रही हैं, उनका ट्रांजिट हब हम इस एयरपोर्ट को बनाए, वो यहाँ पर ट्रांजिट में रुकें। यहाँ पर इस तरीके से जब वो ट्रांजिट में रुकती हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू मिलता है तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी चलेगी, लगेगी, जो उस सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। तो आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पर उस तरीके से जब ये चीज़ें फुली ऑपरेशनल होंगी, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वहाँ ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, तब वहाँ पर वाइट कॉलर जॉब्स भी क्रिएट होनी शुरू होंगी। तो वो जब वो क्रिएट होंगी तो धीरे धीरे सेगमेंट चेंज होगी। पर जो चीज़ आज हम गुड़गांव में देखते हैं, जिस तरीके का हम बाइंग कैपेसिटी देखते हैं, जिस तरह की डिमांड देखते हैं, जिस तरह की लग्जरी की एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, या लोग उस लग्जरी को अफोर्ड करने के लिए जितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, नोएडा में अभी वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ेंगी, बूम आएगा, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अलग अलग एरिया से लोग आके वहाँ रहेंगे अपनी जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं वो उस एरिया की इकोनॉमी को, उस एरिया की जो प्रॉपर्टी मार्केट को, उस एरिया के ओवरऑल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं बूम देगा। और मुझे लगता है कि ये जितनी भी स्टोरी अभी नोएडा की चल रही है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जेवर एयरपोर्ट के आने से उस एरिया के अंदर ज़रूर एक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी, एक ऐसी जो हम सोच भारत की चाहते हैं कि हम भारत को आज एडवांस दिखाना चाहते हैं, भारत क्या कर सकता है, तो उसकी एक झलक हमें उस एरिया के अंदर ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। तो सर, अब हम डिलीवरी डिले की बात करते हैं, जो एक बहुत मेजर कंसर्न रहता है। नोएडा में काफ़ी डिलीवरी डिलेज हमने देखे हैं पास में। अब का क्या सिनेरियो है? कौन सी सिटी में, गुड़गांव में या नोएडा में, कहाँ पे ज़्यादा डिलीवरी डिलेज के इंसिडेंट्स रह चुके हैं या करेंटली हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही मार्केट में इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहाँ पर डिलीवरी में डिले हुआ होगा। पर अगर हम उसका एक एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो मे बी हम समझते हैं नोएडा के अंदर ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, ड्यू टू सम अथॉरिटीज़ पॉलिसीज़, वहाँ पर डिले ज़्यादा हुए हैं। पर जब से रेरा आया है, अब जितने भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसमें रेरा की गाइडलाइन है, उस डेडलाइन को बिल्डर को किसी भी कीमत पे मीट करना पड़ेगा। हालांकि उसके अंदर भी अब बिल्डर जब प्रॉपर्टी सेल करता है, वर्बली वो एक टाइम बताता है 3 साल, 4 साल, 5 साल का, पर उसके अंदर जो रेरा के अंदर वो क्लॉज डालता है वो 7-8 साल का डालता है, 6 साल का डालता है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मतलब उस चीज़ को कवर कर लेता है, वो डिले होगा। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि अब एक हमारे पास एक गवर्निंग बॉडी है जो बिल्डर से क्वेश्चन कर सकती है, जो बिल्डर से उस डिले की कारण पूछ सकती है और उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। तो उस चीज़ को लेके बिल्डर काफ़ी हद तक अवेयर है। तो इस तरीके की कमिटमेंट्स, फॉल्स कमिटमेंट, या प्रोजेक्ट को बेचने के बाद उसको कंस्ट्रक्शन नहीं करना, उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लेना, जिसकी वजह से नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन डिले होता था, उस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ अब काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो बिल्डर अब रेरा के अंदर अपना एक कमिटमेंट कर रहे हैं, उनको किसी भी कीमत पे उस डेडलाइन को मीट करना पड़ेगा। और जिस तरीके के ब्रांड और बिल्डर वहाँ आ रहे हैं, वो अपनी जिसे कहते हैं गुडविल के लिए ऑलरेडी जाना चाहते हैं। शोभा ने लास्ट अभी कुछ 15 डेज बैक ग्रेटर नोएडा के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। शोभा अपनी क्वालिटी के लिए, टाइमली डिलीवरी के लिए, अपने एथिक्स के लिए जाना चाहता है। ट्रम्प टावर आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं, ट्रम्प टावर आने वाला है। और जिस तरीके से और भी बिल्डर्स वहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम देखेंगे अदानी भी वहाँ अपने प्रोजेक्ट लेके आएगा, डीएलएफ भी वहाँ अपने प्रोजेक्ट लेके आएगा। तो ये जितने भी बिल्डर्स हैं, ये कुछ ना कुछ अपनी वैल्यूज़, एक अपनी कमिटमेंट और एक अपनी ब्रांड वैल्यूज़ के साथ उन चीज़ों को मेंटेन करते हैं। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जो डिलेज़
और जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लोग अपने घर के लिए एक जो सपना बुनते थे, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते थे और वो 10-10, 20-20 साल तक उसका इंतज़ार करते थे, ऐसी परेशानी अब नहीं आएगी। जो यूपी की गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो पूरी कोशिश कर रही हैं। देखिए, कमियां आज भी होंगी, प्रॉब्लम्स आगे भी आएंगी, पर पहले की जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम था या जो अथॉरिटीज़ थी, उनकी विलिंगनेस नज़र नहीं आती थी पब्लिक की प्रॉब्लम में। आज वो उस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि बिल्डर किसी भी तरीके से फ्रॉड ना करे, बिल्डर अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करे। तो उस चीज़ का प्रेशर उस प्रोजेक्ट के डिले को मुझे लगता है काफ़ी हद तक रिकवर कर देगा। आने वाले टाइम में गुड़गांवा हो, नोएडा हो, सबको रेरा की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्निंग बॉडी जो है हमारी रियल एस्टेट मार्केट की, जो भी वो रूल और रेगुलेशन बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग सब काम होंगे। तो मुझे लगता है डिले होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। राइट सर, राइट। एंड सर, अगर हम इंफ्रा की बात करते हैं जब, तो एक स्कूलिंग, एजुकेशन और हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सबसे पहले माइंड में आता है। सो सर, इसमें क्या नोएडा और गुड़गांव में से कौन सा ज़्यादा बेटर है? देखिए, आज की डेट में तो मैं कहूँगा उसमें गुड़गांव को एज है। गुड़गांव के पास मेदांता है, गुड़गांव के पास आज आपका फोर्टिस है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। और गुड़गांव का काफ़ी कुछ एरिया साउथ दिल्ली के साथ टच करता हुआ है, जहाँ से उस चीज़ को वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। नोएडा का एरिया काफ़ी बड़ा है। नोएडा दिल्ली के मयूर विहार से लेके जेवर तक आप समझ लीजिए, उधर बुलंदशहर दादरी तक देख लीजिए, उधर गाजियाबाद, तो एरिया इतना बड़ा है। तो वहाँ पर भी आज की डेट में कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जेपी का हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल है, और भी ब्रांड्स अपने हॉस्पिटल्स को लेके आ रहे हैं। पर जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से एरिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो कम रहेगा। कुछ नए ब्रांड्स, कुछ नए हॉस्पिटल्स वहाँ आएंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा, कुछ गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स बनाएगी लाइक एम्स। तो उस एरिया के अंदर आने वाले टाइम में मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हो पाएंगी। पर अगर हम आज के डेट में कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि गुड़गांव को इस मामले में एज है। पर अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कूलिंग के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुड़गांव के पास इसमें भी एज है। पर अगर हम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हायर एजुकेशन के हिसाब से देखें, तो नोएडा उसमें काफ़ी आगे निकल चुका है। वहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कैंपस ऑलरेडी ऑपरेशनल्स हैं, क्योंकि लैंड सस्ती थी, अथॉरिटी ने अच्छे तरीके से प्लानिंग करी, इंस्टीट्यूशंस को लैंड प्रोवाइड कराए, तो वहाँ सब ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी ऑपरेशंस कर दी हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ आप बात कर सकते हैं कि जब कोई आपको ग्रेजुएशन जाना है, अंडर ग्रेजुएशन जाना है, या आपको मास्टर्स करना है, उस तरीके की एजुकेशन के लिए नोएडा ऑलरेडी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर चुका है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है स्कूलिंग के लिए भी वहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ये मुझे लगता है जब वो 4-5-6 साल बाद प्रोजेक्ट वहाँ डिलीवर होंगे, लोग रहने जाएंगे, तो ये चीज़ें भी ग्रेजुअली वहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा दोनों एरियाज़ के अंदर। राइट सर, राइट, वेरी राइट। मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एंड सर, एक है थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन होगा, कहाँ पे आप, अगर मैं आपकी बात करूं, देखिए, ये बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। आज अगर मैं एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर बात करूं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि गुड़गांव के अंदर पैसा लगाने में अब रिस्क फैक्टर बढ़ गया, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का जो एक जैसे पैरामीटर है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर आप आज देखें, गुड़गांव के अंदर प्लॉट खरीदना हो, ये जमुना एक्सप्रेस पे प्लॉट खरीदना हो, तो बहुत मेजर डिफरेंस है प्राइस के अंदर। तो जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिवार्ड ज़्यादा है, जहाँ रिस्क थोड़ा कम है वहाँ रिवार्ड थोड़ा कम है, या रिवार्ड देर से है। तो ये डिपेंड करेगा कि मैं अगर एज ए इन्वेस्टर या एज ए एंड यूज़र में कोई इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। मुझे अपने पैसे को जल्दी रोटेट करना है, जल्दी सेल परचेज करनी है, उसके अंदर अपने पैसे को रोटेट करना है। तो मैं प्रेफरेबली अगर अफोर्ड कर पाया तो मैं गुड़गांव को चूज़ करूँगा। पर अगर मेरा बजट कंस्ट्रेन है, मेरे लॉन्ग टर्म्स गोल्स हैं, मुझे आने वाले टाइम में कुछ अपनी फैमिलीज़ के रिक्वायरमेंट के लिए या अपने ओल्ड एज के लिए कुछ अगर पैसे को इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न चाहिए, और धीरे धीरे मुझे पैसा करना है इन्वेस्ट, और जिसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होगा, तो मैं नोएडा को प्रेफर करूँगा। तो यही डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस, आपकी एज, आपका एंट्री पॉइंट, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सारे फैक्टर डिसाइड कर देंगे कि आज हमें इन्वेस्टमेंट नोएडा में करनी चाहिए या गुड़गांव में करनी चाहिए। दोनों मार्केट इक्वली गुड हैं, दोनों मार्केट अपने अपने पेस से डेवलप कर रही हैं। बस एक थोड़ा आपको 5 स्टार वाली लुक दे रहा है, और एक आपको थोड़ा सा नेचर पैराडाइज वाली लुक दे रहा है। पर कम्युनिटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो एक बाइंग कैपेसिटी है, वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो वो गुड़गांव आज की डेट में
उस चीज़ में मैं कह सकता हूँ कि नोएडा का बड़ा भाई है। डेफिनेटली सर। एंड सर, इस इन्फॉर्मेशन से मुझे एक चीज़ तो आज समझ आई है कि डेफिनेटली डिपेंड तो करता ही है कि क्या किसकी क्या प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग चूज करें सिटीज़। लेकिन वो प्रेफरेंसेस कितनी डिटेल में, मतलब आपने अच्छे से समझाई है कि ओवर, एक कहते हैं ना कि थोड़ा रॉ या थोड़ा रफली हम देख तो लेते हैं चीज़ों को, बट इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर हमारे व्यूअर्स जो आज ये हमारा पॉडकास्ट देखेंगे उनको समझ आएगा कि एक्चुअली में किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एंड फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट होगा। मतलब बहुत अच्छे से आपने सर इसमें एक एक्सप्लेन बड़ा किया है। इंटरेस्टिंग फैक्टर है, मैं आपके साथ हम्म। शेयर करता हूँ। जैसे हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो ऐसी कम्युनिटी है जो रियल एस्टेट के अंदर गुड़गांव के अंदर काम करती है। उनकी जितनी टॉप लीडरशिप है वो गुड़गांव में रहती है। उनकी जितनी मीडियम लेवल की लीडरशिप है या लोअर लेवल के जो वर्कर हैं वो सब नोएडा से रोज कम्यूट करते हैं। वो गुड़गांव की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, गुड़गांव की प्रॉपर्टीज बेचने के लिए उनकी कंपनीज काम कर रही हैं, वो किसी ना किसी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, पर खुद के रहने के लिए वो आज भी नोएडा से डेली गुड़गांव कम्यूट करते हैं। तो बड़ा एक ये कंट्रास्ट है इसके अंदर कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका सीधा सीधा रीज़न है कि अफोर्डेबिलिटी के ऊपर आ जाता है कि वो चाह के भी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे और वहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है, उस रेशो में सप्लाई नहीं है। इसलिए बार बार ये क्वेश्चन आता है गुड़गांव की मार्केट क्रैश होगी, गुड़गांव की मार्केट में करेक्शन आएगा, गुड़गांव ओवर प्राइस हो गया है, गुड़गांव में सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की वर्थ नहीं है। तो लोग कहीं ना कहीं उसकी वजह से अपने डिसीजन को डिले करते हैं और ये उम्मीद करते हैं प्रॉपर्टी के प्राइस कम होंगे, पर कुछ टाइम बाद रिग्रेट फील करते हैं। वही प्रॉपर्टी वो कुछ टाइम बाद बड़े हुए रेट में लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ मतलब मल्टीपल फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो चीज़ हम सोचते तो होगा पर ऐसा हो नहीं पा रहा। तो अल्टीमेटली वो डिमांड और सप्लाई का जो एक कहते हैं ना प्रिंसिपल है वो इतना स्ट्रांगली प्ले कर रहा है वहाँ पर, और कुछ इन्वेस्टर्स इतने बुलिश हैं वहाँ पर। एक प्रोजेक्ट आता है फॉर डे वन सोल्ड आउट होता है, दूसरा प्रोजेक्ट आता है डे वन सोल्ड आउट हो जाता है। तो लोग लगातार पैसा वहाँ लगा रहे हैं। तो लगातार पैसा इंसान तभी लगाता है जब उसको उस पैसे में एग्जिट भी मिलता है, रिटर्न भी आता है, तभी वो बुलिश होकर उस पैसे को लगाता है। उतना बुलिश या उतना मतलब स्पेकुलेशन कह लो, बुलिशनेस कह लो, या उतना फास्ट रिटर्न हम नोएडा में नहीं देख रहे हैं। नोएडा में लोग पैसे लगाते हैं, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट देते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप होता है, वो सेक्टर डेवलप होता है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे फिर वहाँ पर डिमांड आनी शुरू होती है, फिर वहाँ एंड यूज़र आता है, फिर वो उस प्रॉपर्टी को प्रीमियम पे बाय करने के लिए तैयार होता है। जबकि गुड़गांव के अंदर एक इन्वेस्टर एक एक्स प्राइस पे एक चीज़ को बेचता है और वाई प्राइस के ऊपर दूसरा इन्वेस्टर उस प्रॉपर्टी को बाय कर लेता है। अभी एंड यूज़र नहीं आया, फिर तीसरा इन्वेस्टर आ जाता है। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बिका, उसका सराउंडिंग प्रोजेक्ट 18,000 20,000 में लॉन्च हुआ, तो एक इन्वेस्टर 20,000 में प्रोजेक्ट लेने की बजाय वो 10-11 हज़ार वाला प्रोजेक्ट 12-13-14 हज़ार में लेने की तैयार है। तो 14,000 वाला 16 में लेने के लिए तैयार है। जब वो 20,000 वाला भी प्रोजेक्ट बिक जाता है तो वो 22,000 24,000 पे ट्रेड होने की फ्यूचर के अंदर प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करता है। तो वो एक ऐसी मतलब मैं कहता हूँ कि एक सीरीज चल रही है जिसका अभी तक तो कहीं भी ब्रेक नहीं लगा और वो चलता जा रहा है। और होप सो सब लोग अच्छा पैसा बनाएं, इन्वेस्टर भी पैसा बनाएं, गवर्नमेंट भी अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लोगों को जो पैसा लगा रहे हैं उनको उसके पैसे की वर्थ मिले। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो फैक्टर हैं जो सिर्फ प्राइसिंग को अगर हम साइड में कर दें वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे आने वाले टाइम में। किस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना प्रीमियम होगा और किस एरिया में कितना प्रीमियम होगा। अभी तो हम सिर्फ एक स्पेकुलेशन की वजह से प्रीमियम या डिमांड और सप्लाई की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में जैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करी, रोड नेटवर्क की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, एम्प्लॉयमेंट की बात करी और आपका एयरपोर्ट की बात करी, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे जो आने वाले टाइम में डिमांड और सप्लाई के बावजूद भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। किस प्रोजेक्ट में कितना प्रीमियम आया और किस इन्वेस्टर ने किस एरिया में कितने पैसे को अपने ऐड ऑन करके इंक्रीज किया। सर, अब जैसे होम बायर्स की हम बात करते हैं तो सबको एक अपग्रेडेशन तो चाहिए अपनी लाइफ में। उसके लिए लेजर फैसिलिटीज़ हो गई या फिर लेजर एक्टिविटीज़ हो गई या फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गई, सबको टॉप नॉच चाहिए। तो सर अब नोएडा की अगर हम बात करें, वहाँ पे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं? देखिए, नोएडा अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ अथॉरिटी ने इस चीज़ को समझा कि आने वाले टाइम में यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए एक हमारे को स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करनी है। तो उन्होंने स्पोर्ट्स सिटी के नाम से सेक्टर 150 को डेवलप करने की कोशिश करी। हालांकि वो चीज़ अभी वो शेप नहीं ले पाई है, पर अथॉरिटी उस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है।
जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बिल्डर ने कमिटमेंट करी थी, जिसके बेस पे 150 सेक्टर की अलॉटमेंट हुई थी, उस तरीके की स्पोर्ट्स फैसिलिटी वहाँ पर बनाने के लिए ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। और मुझे लगता है कि एक वो आने वाले टाइम में एक दो सेक्टर अपने आप में ही जो स्पोर्ट्स सिटी को लेके ही बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, वो हमारे सामने आएंगे। जेपी का ऑलरेडी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वहाँ बन चुका है, जहाँ पर आने वाले टाइम में हम इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस को देखेंगे। फार्मूला 1 जेवर के अंदर ऑलरेडी तैयार है। ड्यू टू सम रीजंस फार्मूला 1 इस वहाँ पर नहीं हो पा रहा, पर अगर हम वहाँ पर बात करें तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। वहाँ पर मोटो जीपी और डिफरेंट इवेंट्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं। मे बी आने वाले टाइम में हम दोबारा फार्मूला 1 वहाँ देखेंगे। और जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से वहाँ मतलब प्लेंटी ऑफ लैंड अवेलेबल है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें जो स्पोर्ट्स सेंट्रिक होंगी वो हमें वहाँ देखने को मिलेंगी। और वहाँ पर जो लोग उस प्रॉपर्टीज़ या उस एरिया विसिनिटी में रहेंगे, वो इन सब जो डेवलपमेंट्स हैं या जो इस तरीके की चीज़ें उनको एंजॉय करेंगे। नो डाउट उसके लिए एक बहुत बड़ा लैंड चाहिए होता है, सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए होती है। बिल्डर उस चीज़ को बनाने के लिए कभी इच्छुक नहीं होते। बिल्डर तो एक एक इंच एक एक फुट बेचना चाहते हैं अपना। पर गवर्नमेंट ये समझती है कि भाई हमें बैलेंस करने के लिए लैंडस्केपिंग भी चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी चाहिए। तो उस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि नोएडा की प्लानिंग बेटर है। आने वाले टाइम में जो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो हमें वहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे दिखाई देंगी। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं गुड़गांव का, गुड़गांव के अंदर गोल्फ कोर्स है, गुड़गांव के अंदर कुछ डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरीके की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दी हैं। पर मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक दो स्टेडियम है, वो अभी भी उस स्टैंडर्ड को या उस लेवल को मीट नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल के लिए गुड़गांव या जिस मतलब गुड़गांव की जो इमेज है, अगर हम डीएलएफ के गोल्फ कोर्स को भी छोड़ दें तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो लोकलाइज लेवल पे तो ठीक है। पर वो जिस तरीके से हम नोएडा के अंदर फार्मूला 1 की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स सिटी की बात कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें अभी हमें नहीं दिखाई देती। हालांकि बिल्डर अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर टाउनशिप के अंदर कुछ ना कुछ एरिया एज ए मास्टर प्लान उन चीज़ों के लिए रिजर्व करता है। पर वो जो स्केल है उसका बहुत लिमिटेड है कंपैरेटिवली टू नोएडा। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें बहुत सारी ऑथेंटिक और बहुत डिटेल थरो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है सर, जो हमारे व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। बिकॉज आई एम श्योर कि इतने डिटेल फैक्ट्स तो सब लोग अवेयर, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। सो ये जो हमारे पॉडकास्ट है, ये हम बना ही इसलिए रहे हैं कि आप सब में एक अवेयरनेस फैले, आप सब एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट के टूवर्ड्स जाएं। सो गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कुछ भी आपको कमेंट में कहना है प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप बताइए आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा है। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।